एशिया में यदि चीन को छोड़ दिया जाए तो भारत का पड़ोसी बांग्लादेश ही ऐसा देश था जो लगातार अपने आर्थिक विकास का लोहा मनवा रहा था। इसके बाद भी बांग्लादेश का युवा सड़कों पर आ गया। आखिर क्यों? क्या बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ जॉबलेस थी? क्या यही वजह थी कि बांग्लादेश में आरक्षण की व्यवस्था ने एक ऐसे आंदोलन को हवा दे दी जिससे अंततः तख्ता पलट कर दिया? यदि ऐसा है तो फिर यह कहना कदाचित गलत नहीं होगा कि केवल आर्थिक विकास शांति की गारंटी नहीं दे सकता। यदि ऐसा नहीं था तो ये वजह कौन सी थी जिन्होंने लगातार अंदर ही अंदर शेख हसीना की सत्ता को खोखला कर दिया, जिसे वे समझने में नाकामयाब रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं निहाल और आज हम बांग्लादेश की स्थिति के बारे में बात करेंगे। 1971 के मुक्ति युद्ध से जन्मा बांग्लादेश आगे बढ़ते हुए जिस तरह से एक सियासी घटना का शिकार हुआ, वह पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसके भू राजनीतिक मायने हैं, इसलिए यह जानने की आवश्यकता है कि क्या अकेले एक छात्र आंदोलन सरकार को हटा सकता है। यह सवाल इसलिए भी उठता है कि बांग्लादेश के छात्र आंदोलन का दूसरा सिरा छात्रों के हाथ में नहीं था, बल्कि अन्य ताकतें उसे पकड़ी हुई थी। इन ताकतों का उद्देश्य केवल शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करना ही नहीं है, बांग्लादेश में इस्लामी व्यवस्था की स्थापना भी करनी है। यह चिंताजनक है। एक बात और, आखिर उसी सैन्य जनरल ने शेख हसीना को 45 मिनट से अधिक का वक्त क्यों नहीं दिया, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार रहा था। इससे भी अहम बात यह है कि ऐसा उस सैन्य जनरल ने किया है जो शेख हसीना का दूर का रिश्तेदार है और जिस पर वे भरोसा करती थी। शेख हसीना के सत्तायुच्च होने के बाद बांग्लादेश भी उन दक्षिण एशियाई देशों में शामिल हो गया जो लगातार सत्ता परिवर्तन से गुजरे हैं। आज आप देख सकते हैं कि नेपाल प्रचंड से ओली तक के हाथों खेलते हुए बिखर रहा है। वहां प्रधानमंत्री कुछ कुछ समय पर नियमित रूप से बदलते रहते हैं। ध्यान रहे कि विगत 16 वर्षों में नेपाल में 14 सरकारें बदल चुकी हैं। ये स्थितियां नेपाल के लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा ही उठा रही हैं। इन हालातों में वहां पर कुछ लोगों में राजशाही को फिर से बहाल करने की इच्छा दिखती नजर आ रही है। फिलहाल भूटान में घरेलू राजनीति स्थिर है और अभी तक वह भारत के साथ दिख रहा है, लेकिन चीन के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता है। यह भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। श्रीलंका अशांत है और मालदीव चीन की गोद में बैठकर उसी दिशा में बढ़ रहा है जिधर श्रीलंका गया है। इन देशों के हुक्मरानों की गतिविधियां न जाने क्यों यह संदेश देते जा रही हैं कि इन देशों में हुआ सत्ता परिवर्तन बीजिंग के पक्ष में है अथवा नई दिल्ली के। पाकिस्तान की बात छोड़ ही दी जाए क्योंकि वह कभी भी भारत के साथ नहीं चल सकता, परंतु वह भी परमाणु शक्ति से संपन्न होकर राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय बना हुआ है। हमारा एक और पड़ोसी अफगानिस्तान है, जिस पर कट्टरपंथी तालिबान का शासन है। तालिबान भारत विरोधी समूहों का प्रतिनिधि है और ताकत भी। म्यांमार की भी स्थिति ठीक नहीं है। म्यांमार की सत्ता पर सेना का कब्जा है। अधिकांश राजनेता जेल की सलाखों के पीछे हैं और म्यांमार गृह युद्ध की चपेट में है। उत्तर दिशा में थोड़ा ही आगे चीन है, जो विस्तारवादी है, अलोकतांत्रिक है और सैन्यवादी है। उसकी मंशा भारत के चारों ओर घेरेबंदी की, ताकि भारत अपनी जियो स्ट्रेटेजी को स्वतंत्र रूप से संचालित न कर पाए। यही कारण है कि भारत के प्रत्येक पड़ोसी देश में उसने घुसपैठ कर रखी है और निवेश व विकास के बहाने वहां की सरकारों में हस्तक्षेप करता रहता है। वह न केवल अपनी समुद्री पड़ोसियों पर धौंस जमाता है, बल्कि भारत के भूखंडों पर भी अपनी दावेदारी पेश कर टकराव को बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों, अब बांग्लादेश भी उन दक्षिण एशियाई देशों में शामिल हो गया है जो लगातार सत्ता परिवर्तन से गुजर रहे हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। भू राजनीति की दृष्टि से बांग्लादेश में तख्ता पलट दक्षिण एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। भारत की तरह पश्चिम को भी दक्षिण एशिया में इन अस्थिरताओं के बीच चीन की बढ़ती भूमिका की पड़ताल करनी चाहिए ताकि उसे रोका जा सके। फिलहाल इस संपूर्ण परिदृश्य को देखने से हमारे चारों तरफ एक बेहद अशांत पड़ोस दिख रहा है, जो कट्टरपंथियों, सैन्य शासकों, दिवालिये अर्थव्यवस्थाओं
अलगाववादियों और क्षेत्रीय टकराव की गिरफ्त में है। जो भी हो, सवाल वही है कि बांग्लादेश आखिर इन हालातों तक पहुंचा कैसे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में इसी वर्ष जनवरी 2024 में चुनाव हुए थे, जिनमें शेख हसीना की अवामी लीग को भारी बहुमत मिला था। लेकिन इन चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं माना गया, बल्कि यह चुनाव विवादास्पद था क्योंकि इनमें मुख्य विपक्षी पार्टियों ने भाग ही नहीं लिया था। चुनाव से पहले ही वहां पर विपक्ष का दमन शुरू हो गया था। ग्लोबल एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मानना है कि 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में जो चुनाव हुए थे वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं थे। वे एक पक्षीय थे क्योंकि चुनाव आयोग ने एक पक्षीय चुनाव के लिए एजेंडा तैयार किया और इसके लिए स्टेट इंस्टीट्यूट, विशेषकर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और प्रशासन को उसके अनुकूल भूमिका के लिए तैयार किया गया। इन एजेंसियों और प्रशासन ने ऐसी ही भूमिका निभाई। बांग्लादेश की न्यायपालिका ने 1500 से अधिक नेताओं को सजा सुनाई और जेल भेजा। इसके फलस्वरूप वर्ष 2024 में बांग्लादेश के मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया और शेख हसीना बिना विपक्ष के ही चुनाव लड़ी। स्वाभाविक है कि जीतती भी वही। यही कारण है कि जब हाई कोर्ट ने 5 जून को कोटा सिस्टम लागू किया तो लोगों ने यह मान लिया कि यह कोर्ट का नहीं बल्कि शेख हसीना का निर्णय है जो कोर्ट के जरिए लागू किया जा रहा है। दरअसल शेख हसीना को लग रहा था कि सेना के हाथ मजबूत करके वह सब प्राप्त कर लेगी जो वह चाहती है। उन्हें लग रहा था कि सैन्य अधिकारियों के भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज करके वह उन्हें अपने पाले में कर लेगी और वे उनके प्रति वफादार रहेंगे। यह शेख हसीना की सबसे बड़ी भूल थी। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, उसकी सेना लोकतंत्रवादियों के साथ कभी नहीं रही। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश की सेना भ्रष्टाचार के आकंठ में लिप्त है, इसलिए वह हवा की रुख देखकर चलेगी। इस बात का आकलन भी शेख हसीना नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा है कि वे उस स्वप्न में ही जीती रही जो उन्हें वर्ष 2009 में दिखा था, जब अर्धसैनिक बल पाकिस्तान राइफल्स ने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी तो फौज ने हसीना का ही साथ दिया था। लेकिन फौज का चरित्र बदल गया। लेकिन सेना का चरित्र क्या पूरी तरह से बदल गया? क्या सेना ने शेख हसीना को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है? इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने से पहले यह सवाल करना भी उचित होगा कि यदि ऐसा है तो सेना ने शेख हसीना को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसने जिस तरह से शेख हसीना को बांग्लादेशी वायुसेना के विमान से ही देश से बाहर भेजा, वह क्या दर्शाता है? यही ना। अभी तक सैन्य प्रमुख ने शेख हसीना की आलोचना भी नहीं की है। वहां के लिए यह भी अनुमान लगाया जाने लगा था कि सेना ही वहां असली विपक्ष का काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने एक अंतरिम नागरिक सरकार का गठन किया है। हालांकि इस सरकार के सफल होने की संभावनाएं न के बराबर है। इसकी झलकियां वहां दिखने भी लगी हैं। 25 अगस्त को छात्र फिर ढाका की सड़कों पर आंदोलन की शक्ल में दिखाई दिए। एक बात और, अमेरिका ने बांग्लादेश के चुनावों की निंदा की थी, लेकिन पाकिस्तान के चुनावों को सराहा था, जबकि दोनों ही देशों में चुनाव लगभग एक ही जैसे रहे और एक ही जैसे हालातों में हुए। फिर अमेरिका का यह दोहरा आचरण क्यों दिखा? यही कारण है कि अपनी हाल ही की वाशिंगटन यात्रा के दौरान शेख हसीना ने अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने अमेरिका बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालयों में बैठकें की थी। तो क्या अमेरिका किन्हीं कारणों से शेख हसीना सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहती थी? शेख हसीना के अनुसार तो कहे हाँ, क्योंकि अमेरिका की नज़र बांग्लादेश द्वारा खोजे गए विशालकाय ऑफशोर गैस भंडारों पर है, जो उसके हाथ से निकलते दिख रहे थे। लेकिन अमेरिका बांग्लादेश से सीधे नहीं लड़ सकता था, तो क्या उसने सीधे अथवा वाया पाकिस्तान बांग्लादेश के स्टूडेंट मूवमेंट को बढ़ावा देने का काम किया? बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के समय एक नारा सुनाई दे रहा था जिसमें असीमित ऊर्जा और आक्रोश का ज्वर दिख रहा था। यह अलग बात है कि वहां की शेख हसीना सरकार उसे भांप नहीं पाई। ढाका की भीड़ के बीच से आवाजें आ रही थी, तुई के अम्मी के रजाकार रजाकार, के बोलचे सैराचार सैराचार, अर्थात तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, रजाकार रजाकार, कौन कहता है तानाशाह तानाशाह। इन आवाज़ों के पीछे का कारण था
24 जुलाई को प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद द्वारा प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल घोषित कर देना। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि ये प्रोटेस्टर्स क्या चाहते हैं, आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के ग्रैंड चिल्ड्रन को न दे, रजाकारों के ग्रैंड चिल्ड्रन को कोटा दे। इसका अर्थ यह निकाला गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना स्टूडेंट प्रोटेस्ट को रजाकारों का समर्थक बता रही हैं। यह आरोप तो छात्र आंदोलनकर्ताओं को स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि रजाकार वे थे जिन्होंने वर्ष 1971 के वॉर ऑफ लिबरेशन में पाकिस्तानी सेना की मदद की थी, और इस दृष्टि से वे सभी राष्ट्र विरोधी यानी एंटी नेशनल हुए। अब प्रश्न यह उठता है कि इस आंदोलन में रजाकार और तानाशाह जैसे शब्द इतने प्रभावशाली कैसे बन गए कि व्यवस्था और जनता एक दूसरे के विरुद्ध हो गई और बांग्लादेश गृह युद्ध जैसी स्थिति में पहुंच गया। प्रश्न यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रोटेस्टर्स सड़क पर क्यों डटे रहे। जनवरी 2009 के बाद से जुलाई 2024 के दूसरे तीसरे सप्ताह में हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट प्रधानमंत्री शेख हसीना के सामने प्रकट हुआ, जो कि उनके समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। वजह इतनी थी कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पिछले कुछ दिनों से वर्ष 1971 के मुक्ति युद्ध वॉर ऑफ लिबरेशन में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार उन्हें समझा पाने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 1972 में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने मुक्ति योद्धाओं के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था की थी। अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मान रहे थे कि आरक्षण की यह व्यवस्था भेदभावपूर्ण है, जिसकी जगह पर मेरिट के आधार बनाए जाने चाहिए। इसका समाधान व्यवस्था ने न केवल पुलिस बल्कि स्पेशल फोर्सेज और आर्मी को भी ढाका की सड़कों पर तैनात करके किया, ताकि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। सड़क से लेकर संस्थानों तक पुलिस और सैन्य बल इस तरह से डिप्लॉय किए गए मानो सरकार स्टूडेंट्स के खिलाफ युद्ध लड़ रही हो। सरकार ने पहले आंदोलनकर्ताओं को पॉलिटिकल टूल किट करार दिया और रजाकारों की श्रेणी में ला दिया। बांग्लादेश में जो सैन्य व पुलिस कार्रवाइयां हुई, उन्हें किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। यही नहीं, उसे वर्स्ट एपिसोड ऑफ स्लॉटर के रूप में भी देखा गया। सैकड़ों जाने गई, हजारों घायल हुए और पूरा का पूरा बांग्लादेश ब्लैक आउट में चला गया। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के इतिहास में इस काले अध्याय का असल लेखक कौन है, सरकार या छात्र या फिर डीप स्टेट। एक बात और, बांग्लादेश रेडी टू वियर कपड़ों के निर्यात का एक पावर हाउस है। देश वैश्विक बाजार में लगभग 40 अरब डॉलर की कीमत के कपड़ों का निर्यात करता है और यह क्षेत्र 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। फिर भी युवा असंतुष्ट क्यों हैं? पिछले 15 वर्षों में शेख हसीना ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नई सड़कों, पुलों, कारखानों और यहाँ तक कि मेट्रो रेल का जाल बिछा दिया। फिर भी बांग्लादेश की आम जनता स्टूडेंट्स के पीछे क्यों खड़ी हो गई, सरकार के साथ क्यों नहीं? पिछले एक दशक में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई है और विश्व बैंक का अनुमान है कि पिछले 20 वर्षों में 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। फिर भी मध्यम वर्ग सरकार के खिलाफ चला गया, क्यों? दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर तलाशते समय 3 आयामों को देखना बेहद आवश्यक लगता है। पहला ये कि बांग्लादेश में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है, विशेषकर सत्ताधारी पार्टी के करीबियों के बीच। इसका सबसे बेहतर उदाहरण तो स्वयं शेख हसीना ही 17 जुलाई की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया था, जब उन्होंने कहा कि एक घरेलू सहायक के खिलाफ कथित तौर पर 3.4 करोड़ डॉलर जमा करने की खबर के बाद कार्रवाई की गई है। इतनी बड़ी राशि के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पास, यानी 4th ग्रेड के कर्मचारी के पास, अनुमान से परे है। यही वजह है कि 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में प्रदर्शन सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन शीघ्र ही ये भ्रष्टाचार, महंगाई और आय की असमानताओं तक विस्तार ले गए। वहां ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी और बेरोजगारी की दर 16% से ऊपर पहुंच गई, जिसके कारण हर 5वां व्यक्ति बेरोजगार है। इस पर रिजर्वेशन कोटा का 56% होना इन बेरोजगारों को उल्लेखित कर गया, भारी टेंशन दे गया। दूसरी बात यह है
कि वर्ष 1972 से दिया जा रहा मुक्ति योद्धा कोटा अब मुक्ति योद्धाओं के पोते पोतियों को भी शामिल कर लिया गया, जिसमें कोई सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसा विषय नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से एक विशिष्ट वोट बैंक बनाकर आवामी लीग को राजनीतिक फायदा पहुंचाने का प्रयास था। जबकि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अब नौकरियों में आरक्षण 56% से घटाकर 7% कर दिया है, लेकिन फिर भी मुक्ति योद्धा के परिजनों को इनमें से 6% हिस्सा मिला, जबकि प्रोटेस्टर्स चाहते थे कि 94% नौकरियों के आधार मेरिट हो और शेष 6% रिजर्व रहे, जिनमें से 5% महिलाओं के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए। फिलहाल बांग्लादेश में कुल आबादी 0.13% को फ्रीडम फाइटर्स को डिसेंडेंट का दर्जा मिला था, यानी जनसंख्या में 0.13% की हिस्सेदारी रखने वालों को 30% का कोटा। यह तो वैज्ञानिक नहीं था, तो क्या शेख हसीना इसके जरिए अपना सिविल सर्वेंट का काटा तैयार कर रही थी? एक पक्ष और था दोस्तों, वह था स्टूडेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ शेख हसीना सरकार का तानाशाही और क्रूर रवैया। इसने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को भी छात्रों के पीछे खड़े होने का अवसर प्रदान कर दिया। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी की छात्र शाखा ने अन्य सत्तारूढ़ पार्टी शाखाओं की पुलिस के सहयोग से प्रदर्शनकारियों पर भारी दमन आरंभ कर दिया था, जिसके चलते शांतिपूर्ण चलने वाला आंदोलन उग्र हो गया। जहां तक रजाकार का संदर्भ है तो मेरी दृष्टि से बांग्लादेश की सरकार को अब उस इतिहास को दोहराने से बचना चाहिए था जो 1971 में घटा था। उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, जिसमें सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले भी थे और समर्थन में भी, परंतु उन्हें उस समय के लिहाज से देशद्रोही कहना और अब भी उन्हें वैसे ही ट्वीट करना तर्कसंगत नहीं, विभाजनकारी है। इसी का परिणाम 5 अगस्त 2024 को दिखा। यदि बांग्लादेश के छात्र आंदोलन का अध्ययन किया जाए तो आरंभ में यह छात्र आंदोलन ही था, लेकिन बाद में यह सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रह गया, बल्कि इसके साथ कई फोर्सेस शामिल हो गए जिनका उद्देश्य वह नहीं था जो छात्रों का था। इन फोर्सेस के सिरे केवल जमात इस्लामी तक ही नहीं पहुंच रहे थे, बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तानी ISI और बीजिंग तक भी पहुंचे हो सकते हैं। ध्यान रहे कि जेल से रिहा होने वालों में सबसे पहली नेता बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता बेगम खालिदा जिया हैं। ये वही खालिदा जिया है जो पिछली सदी के अंत में इस्लामी सहयोगियों के साथ पश्चिमी लोकतंत्र के लिए भी चिंता का कारण बन गई थी, जब बांग्लादेश इस्लामी आतंकवाद का केंद्र बन गया था। संभव है कि बांग्लादेश फिर उसी दिशा में बढ़ेगा। चूंकि बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, इसलिए भारत को यह गंभीरता से देखने की आवश्यकता होगी कि बांग्लादेश के छात्र अपने राष्ट्रपिता की मूर्तियों पर हथौड़े कैसे चला सकते हैं। आखिर ये छात्र अपने ही देश के इतिहास को कैसे मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही बांग्लादेश विवाद की कुछ विशेष उपस्थिति। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपके राय में क्या है बांग्लादेश की स्थिति और भारत को किस तरह का रुख रखना चाहिए? आप अपने जवाब हमें कमेंट के जरिए पहुंचा सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी दूसरे मुद्दे पर वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हैं। तब तक अपना बहुत और बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।